अब आपको सीधे ले चलते हैं लाल चौक, जहां से हमारी सहयोगी अदिति त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही हैं कश्मीर घाटी में और कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका दर्द, उनकी आवाज अब आप सुनेंगे अदिति त्यागी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीमांसा। और हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, लाल चौक एक अपना इतिहास लाल चौक का, और लाल चौक पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं क्योंकि श्रीनगर के जो लैंडमार्क अगर कहा जाए तो लाल चौक को माना जाता है। अगर आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो आपको लगेगा एक तरह की नॉर्मलसी है, क्योंकि आपने बीते दिनों में और बीते कुछ घंटों में तो जाहिर तौर पर लगातार ये पढ़ा और सुना है कि टारगेटेड किलिंग हो रही है। जो यहाँ पर हिंदू हैं, सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। और इन सवालों के बीच एक अहम मीटिंग हो रही है दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें एक ठोस फैसले एक्सपेक्टेड है, बड़े कदम एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, एलजी मनोज सिन्हा हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह हैं, रॉ प्रमुख हैं, एनएसए अजीत डोवल हैं। एक तरफ हाइब्रिड टेररिज्म की चुनौती है, चैलेंज है, उसे किस तरह से काउंटर किया जाए, और दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा वो होनी है जिस पर हर किसी की निगाहें हैं। लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। ये इंश्योर करना है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो सेफली और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उसमें जो यात्री हैं, जो भोले के भक्त हैं, उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। तो इस अहम मीटिंग पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं कि क्या फैसले लिए जाते हैं होम मिनिस्टर द्वारा और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, क्योंकि ड्वेल चैलेंज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, हाइब्रिड टेररिज्म की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, पिस्टल वाले आतंकवाद की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो नैरेटिव है या जो लोगों की राय है वो बहुत ज्यादा बटी हुई है। इस लिहाज से बटी हुई है कि कुछ कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें लेकर आप ये लगातार सुन रहे हैं कि वो इतने ज्यादा डर गए हैं, इतने ज्यादा खौफ में हैं, अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, और बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो पलायन नहीं करना चाहता, और वो ये मान रहा है कि उसने आतंक का डटकर सामना किया है और एक बार फिर से वो डटे रहना चाहता है। और इन बटे हुए नैरेटिव्स के बीच एक तस्वीर वो भी है जिस मेजॉरिटी को लेकर 90s में, 90 के दशक में सवाल उठे थे, उसकी चुप्पी पर सवाल उठे थे, वो मेजॉरिटी आज इसी लाल चौक पर आई, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। और हमने यहाँ पर कहते हुए सुना उसी मेजॉरिटी को कि कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को टारगेट करने से पहले आतंकियों को पहले हमारे सीने पर गोली मारनी होगी। और अब हम वो जो 90 वाली गलती है उसे दोहराने वाले नहीं हैं। हम अपने जो हिंदू भाई हैं उनके साथ डट कर खड़े हुए हैं और आतंक को जवाब देना चाहते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ इफ्तिकार मिसगर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और खालिद राठौर हमारे साथ हैं अपनी पार्टी से। सबसे पहले तो इफ्तिकार मिसगर, जम्मू कश्मीर इस वक्त में श्रीनगर में लाल चौक पर, यहाँ की तस्वीरें जब हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि जब हम टारगेटेड किलिंग, डर, खौफ और दहशत की बात कर रहे हैं तो वो इन तस्वीरों में दिखाई नहीं देती। लेकिन आज मेजॉरिटी भी आई और हमने लोगों को बार बार ये कहते हुए सुना कि वो अपनी पुरानी गलती जो 90 के दशक में गलती हुई चुप्पी साधने से, उसे रिपीट नहीं करना चाहते। ये है बदला हुआ कश्मीर। देखिए मैं यहाँ पे आपके सवाल का दो हिस्सों में जवाब देना चाहता हूँ। एक तो हमने ये देखना है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वी मस्ट एग्री टू द फैक्ट कि ये गवर्नमेंट की अटर फेलियर्स है। ये जो 35A का हटना, 370 का हटना और उसके बाद ये जतलाना कि सब कुछ कुशल मंगल है, ये अमरनाथ यात्रा के लिए और एक खाली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर की जब हम सेफ्टी बोलते हैं, पूरे कश्मीर की सेफ्टी जब हम बोलते हैं, वहां पे जम्मू कश्मीर की सरकार, पर्टिकुलरली एलजी सरकार फेल हो गई है। दूसरा, जहां तक आप बोलते हैं कि 90, देखिए मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज आप विटनेस हैं, आज आप श्रीनगर में बैठे हैं, ना कहीं मस्जिदों से आवाज आ रही है, ना कोई जुलूस निकल रहा है। आज भी वही गवर्नर राज यहाँ पे था जब 90 में, जो गवर्नर राज 90 में था। आज भी वही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी वही सरकार थी।
तो ये हमें समझना चाहिए कि दिल्ली जो नाकामी रही है, जो दिल्ली में सरकार बैठी है, जो आप बैठी थी सरकारें, उनका नाकामी है ये। 2008 तक 10 तक देखिए जो हमारे नाकामी है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कश्मीरी पंडित, इफ्तिकार मिसगर, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अभी आपने सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। आपने अभी 370 हटाने की बात की और आपने 35 से हटाने की बात की। मैं ये चाहती हूँ 2019 से पहले के आंकड़े भी आप बताएं, आतंकी घटनाएं, पत्थरबाजी, आप ये बताएं, और फिर 2019 के बाद आतंकी वारदातें, आतंकी हमले और पत्थरबाजी, वो आंकड़े भी आप बताएं, आतंकियों के खात्मे से जुड़े हुए आंकड़े भी आप बताएं। लेकिन उससे पहले मैं खालिद हुसैन का रुख करूंगी, इस वक्त हमारे साथ है खालिद हुसैन। यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को लेकर जब ग्राउंड पर जाते हैं तो राय एकदम बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि हर कश्मीरी पंडित इस वक्त वैली छोड़कर जाना चाहता है। कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे भी हैं जो वैली में रहना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो पलायन कर रहा है, जिसमें डर है, जिसमें खौफ है। आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर पंडित क्या कह रहे हैं? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सत्य है कि दो वर्ग हैं पंडित, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में इस वक्त। अगर हम शेखपुरा की ही बात करें तो दो गुट यहाँ देखने को मिले हैं। एक गुट जिसमें से करीबन 10 या 12 फैमिलीज़ जो है वो आज यहाँ से निकली है, लेकिन बाकी जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर भीतर जाने की किसी को भी अब अनुमति नहीं है। कल तक यहाँ प्रदर्शन चल रहा था और जो पंडित समुदाय थे वो लगातार ये बाइट्स दे रहे थे कि हमें रिलोकेट किया जाए, लेकिन आज जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे, अब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। और जो मुझे खबर मिली है कि वे लोग, मैं भी थोड़ी देर पहले शेखपुरा गई थी तो वहाँ पर जिन पंडितों से हमारी मुलाकात हुई वो दावा कर रहे थे कि करीब 300 फैमिलीज वहाँ पर ये जो कैंप है उसमें रहती हैं और उन 300 फैमिलीज में से अब कुछ 70 परिवार है जो वहाँ पर बचे हैं। क्या इसकी पुष्टि हो सकती है कि वहाँ पर कितनी फैमिलीज इस वक्त भी मौजूद है? क्या इस नंबर को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है या ये नंबर बहुत बड़ा है? देखिए, जो मुझे खबर मिल रही है करीबन 150 से ज़्यादा परिवार अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं जो यहाँ पर हैं और 250 पौने 300 के करीब परिवार यहाँ पर है। लेकिन इस जो माइग्रेंट ट्रांजिट जो ये कैंप है इसमें वो परिवार भी हैं जिन्होंने पलायन 90 के दशक में भी नहीं किया था, जो बडगाम के आसपास की सराउंडिंग में रहते थे और सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको यहाँ पर रखा था। काफ़ी सालों से वो यहाँ रहते हैं, वो उन्होंने पलायन नहीं किया था। वो परिवार यहाँ से जाने को इच्छुक नहीं है और टोटल अगर हम उन परिवार की बात करें कश्मीर इसलिए हम ये बात करें कि कश्मीरी पंडितों में भी इस वक्त डिवीजन देखने को मिल रही है। अमित रैना हमारे साथ हैं। अमित रैना, जाहिर तौर पर इस तरह से टारगेटेड किलिंग्स होंगी तो प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल होंगे, वाजिब होंगे, बहुत सीरियस कंसर्न्स होंगे और लोगों के मन में अविश्वास भी होगा। लेकिन क्या ये आतंकियों के खिलाफ जो फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया है और जितनी तेजी से आतंक का खात्मा किया है वो बौखलाहट भी तो है? देखिए, अगर आप पिछले साल के नंबर्स देखें और इस साल के नंबर्स देखें, क्योंकि आजकल हर कोई स्टैटिस्टिक्स की बात करता है, पिछले साल तकरीबन 9 माइनॉरिटी के लोग मारे गए। टोटल 38 की कैजुअलिटी सिविलियन, जिसमें से 9 माइनॉरिटी लोग थे। अब वो 9 अगर आप रेशियो में देखें कश्मीर की पॉपुलेशन की तो 1% माइनॉरिटी है कश्मीर की और बाकी एक समुदाय के लोग हैं। तो अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 28% माइनॉरिटी के लोग मारे गए, जो टोटल रिप्रेजेंट करते हैं 1%। और इस साल अगर आप देखें, अभी तक 5 महीनों में 9 हम लास्ट ईयर का फिगर क्रॉस कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली बात ये नहीं है कि आतंकवादी आपको मार रहे हैं, बात यह है कि आतंकवादी जिस बेखौफी से आपको मार रहे हैं, जो उनको इकोसिस्टम अवेलेबल है, आप उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आप आतंकवादी को मार देते हैं बट तब मारते हैं जब तक वो अपना काम कर चुका होता है और आप उन लोगों से जूझ रहे हैं जो उनको पता है कि हम मरने के लिए आए हैं। उनको इस जीवन में विश्वास ही नहीं है। उनको विश्वास है 72 होरों वाली जीवन में और वो नदियां जो शराब की हैं, जो कुछ उनके धर्म में जो सब कुछ प्रोहिबिटेड है और वहां मिलता है, वो उस जीवन के लिए लड़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अमित रैना।
अमित रैना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खालिद राठौर, अभी अमित रैना ने जिक्र किया यहाँ पर इकोसिस्टम का, ये इकोसिस्टम कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, जहाँ पे ये माइनॉरिटी की किलिंग्स की बात है, मैंने इससे पहले भी कहा है आपको कि इसकी जितनी कड़ी अल्फाज में निंदा की जाए वो कम है। ये इंसानियत का कत्ल है, लेकिन आजकल बड़ी एक बदकिस्मती से एक ट्रेंड चली है कि जहाँ पे भी टेररिज्म की बात आती है, जहाँ पे भी दहशतगर्दी की बात आती है, वहां पे इस्लाम को बीच में लाया जा रहा है। मैं इससे पहले जो मेरे भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनको कड़ी अल्फाज में मजम्मत करता हूं कि मेहरबानी करके इस्लाम को इसके बीच में मत लाइए, वरना हमारे पास भी बहुत कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनमें मॉब लिंचिंग है, बाकी मसले जो है जो भाजपा सरकार को। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप बताइए, ये लश्कर-ए-तैयबा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है? जैश-ए-मोहम्मद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है? बताइए जरा, मैं भी सुनना चाहूं। ठीक है, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है? सारे नाम आपने धर्म पे रखे हुए हैं। मार आप हिंदुओं कर रहे हैं क्योंकि वो काफिर है, मगर धर्म की बात ना करें तो किसकी बात करूं मैं? मजहब की बात नहीं हो रही है, को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन खालिद राठौर, जिन किलिंग्स में आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सर, मत बोलिए अयूब पंडित को, मत भूलिए राइफलमैन औरंगजेब को, और मत भूलिए उमर फयाज को भी, लेफ्टिनेंट उमर फयाज को भी। तो प्लीज हिंदू मुसलमान मत कीजिए। एक चैलेंज है, एक सिक्योरिटी को लेकर चैलेंज है। कुछ मुद्दों पर सियासत अच्छी लगती है और कुछ मुद्दे सियासत से परे होते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.